गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फाइनल ईयर का आपका जो पेपर फर्स्ट है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, उसका जो फर्स्ट यूनिट है उसका फर्स्ट टॉपिक आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। क्रिस्टल स्ट्रक्चर बच्चों पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके सॉलिड्स होते हैं वो मेनली दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरा होता है आपका एमोर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं बच्चों आपके, उनके अंदर जो आपका अरेंजमेंट होता है एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का या आयंस का, वो आपका रेगुलर होता है। यानी कि उसके अंदर आपको एक पैटर्न मिलेगा बिल्कुल रेगुलर। जैसे कोई भी आपका एटम है, एक एटम है, ये दूसरा है, इस तरह से आपको दो एटम्स उनका एक पैटर्न मिलेगा। जैसे ये जो दो एटम है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम होगा, इन दोनों के बीच का सेम होगा, सेम भी होगा, जितना इनके बीच में है इतना ही होगा। तो इस तरह से जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो आपके उनका जो पैटर्न है वो रेगुलर होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। रेगुलर होता कैसे है? क्योंकि जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं बच्चों, उनका जो टेम्परेचर है, जब वो मोल्टन स्टेट में होते हैं तो उनका जो टेम्परेचर है वो एकदम से डिक्रीज नहीं किया जाता, वो धीरे धीरे उसको स्लोली डिक्रीज किया जाता है। उससे क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके वो अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज कर लेते हैं। लेकिन जो अमोर्फस सॉलिड होते हैं उसमें क्या होता है आपका, उसको सडनली एकदम से जो टेम्परेचर है लो कर दिया जाता है। तो जो एटम्स आपके उनको रीअरेंज होने का टाइम नहीं मिलता और उसका जो ऑर्डर होता है वो रैंडमली होता है। तो आपको यहाँ क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ने हैं और उन क्रिस्टलाइन सॉलिड का ही आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखना है कि उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, एटम कैसे रीअरेंज हैं, पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है। ठीक है, तो उसके लिए आपको देखो सबसे पहले क्या है देखना है, क्रिस्टल लैटिस। अब क्रिस्टल लैटिस को अगर कोई डिफाइन करना हो, कोई आपसे पूछे कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, तो इसको आप डिफाइन कैसे करोगे? क्रिस्टल लैटिस इज डिफाइंड एज ए रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन 2D एंड 3D इन विच एवरी पॉइंट हैज सराउंडिंग्स आइडेंटिकल टू एवरी अदर पॉइंट्स। देखो बच्चों, इसमें कुछ बहुत जो भी आपका इसके अंदर एक एक वर्ड लिखा हुआ, हर वर्ड का मीनिंग है। देखो एक बार इसको हम बनाते हैं पहले लैटिस को, उसके बाद आपको डेफिनेशन समझाएंगे। बच्चों क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए देखो क्या होना जरूरी है, एक तो क्रिस्टल लैटिस, उसके बाद बेसिस। ये दोनों चीजें मिलकर आपको, जब इन दोनों चीजों को आप मिलाओगे, कंबाइन करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लैटिस। लैटिस एक्चुअल में होता क्या है? ये अगर वैसे देखा जाए तो एक हम ये कह सकते हैं कि ये हाइपोथेटिकल चीज हमने मान लिया है कि ऐसा होता है। इसका अगर कोई एग्जाम्पल आपको देखना हो तो आपने ये देखा होगा बच्चों, एग ट्रे होती है, एग होते हैं ना, अंडे जिसमें रखे जाते हैं, एक ट्रे होती है, उसके अंदर हर एग को रखने के लिए एक पर्टिकुलर स्पेस होता है। और वो जो पर्टिकुलर जो स्पेस होता है उनके बीच में जो दो स्पेस हैं, जो दो आपका एग को रखने के लिए जो दो स्पेसिफाई जगह हैं, उन दोनों जगह के बीच में जितना आपका डिस्टेंस होता है वही डिस्टेंस पूरी ट्रे में मेंटेन होता है। तो ऐसे ही कोई भी आपका क्रिस्टल है, उसके जो एटम होते हैं उन एटम को आप ये कह सकते हो समझने के लिए कि एक एटम को रखने के लिए एक पर्टिकुलर जगह ये होगी, दूसरे के लिए ये जगह होगी, तीसरे के लिए ये जगह होगी, फोर्थ के लिए ये जगह होगी। मतलब क्या है कि लैटिस क्या है?
ये मान लिया हमारी एक एग ट्रे है, ठीक है बच्चों, ये जगह है एक एग को रखने के लिए, दूसरे के लिए। अब जितना डिस्टेंस इन दोनों के बीच में ये है, इतना ही डिस्टेंस आपका इधर मिलेगा। और ये आपका जो पूरा लैटिस है उसमें पूरे में फॉलो करेगा। ये सारे जो आपके पॉइंट्स हैं, ये नेक्स्ट 2 पॉइंट, ये नेक्स्ट, इन सब के बीच में जितना, ये मान लिया डिस्टेंस आपका ए है, तो ये भी क्या होगा आपका ए होगा, ये भी ए होगा। इस डायरेक्शन में मान लिया ये बी है, तो ये भी क्या होगा बी, ये भी बी होगा। कहने का मतलब क्या है बच्चों, जो लैटिस है वो आपको क्या है, एक जगह है एटम के बैठने के लिए। एटम कह सकते हो, मॉलिक्यूल्स या आयंस कह सकते हो। तो देखो इसको अगर आप पढ़ोगे, क्रिस्टल लैटिस इज डिफाइंड एज ए रेगुलर पीरियोडिक। देखो बच्चों पीरियोडिक क्या होता है, पीरियोडिक वो होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद या एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद जो भी आपका सिस्टम है वो क्या करे, रिपीट करे। तो देखो इस डिस्टेंस के बाद फिर से क्या है, रिपीटेशन हो रही है, इसके बाद ए डिस्टेंस के बाद फिर रिपीटेशन हो रही है। तो इसको क्या बोलते हैं आप, रेगुलर पीरियोडिक। अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन 2D एंड 3D इन विच एवरी पॉइंट हैज सराउंडिंग आइडेंटिकल टू एवरी अदर पॉइंट। देखो बच्चों काफी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। क्या कहा इसने, एवरी पॉइंट हैज सराउंडिंग्स आइडेंटिकल टू एवरी अदर पॉइंट। हर पॉइंट की सराउंडिंग सेम होंगी किसी भी पॉइंट, जो आपका कोई भी पॉइंट है इस लैटिस में। कहने का मतलब क्या है, इस लैटिस में मान लिया हमने ये पॉइंट उठा लिया है, इस पॉइंट की जो सराउंडिंग होंगी वो सेम होंगी किसी भी अदर पॉइंट की। मान लिया इस पॉइंट को देखेंगे हम, तो इसकी सराउंडिंग भी क्या है, जैसी सराउंडिंग इस पॉइंट की थी इसकी, ऐसी सराउंडिंग इस पॉइंट की होंगी। कहने का मतलब क्या है कि इस लैटिस के अंदर आप किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, वहां से अगर आप लैटिस को देखोगे तो आपको सेम दिखाई देगा। मतलब जैसा लैटिस आपको यहाँ से दिखाई दे रहा वैसा ही यहाँ से दिखाई देगा, ऐसा ही यहाँ से, ऐसा ही यहाँ से। हर पोजीशन से आप लैटिस को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बिल्कुल वैसा ही, आप चाहे कितनी भी पोजीशन बदलो लैटिस के अंदर। इसको बच्चों एक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं। मान लिया आप जिस रूम में बैठे हो, आप जिस भी रूम में बैठे हो, वीडियो देख रहे हो, आप लेक्चर सुन रहे हो, आपके चारों तरफ ऐसे ही 4 रूम है। ऐसे ही 4 की बजाय बहुत सारे मानो आप, 4 नहीं, मान लिया 20 रूम्स हैं। अब सभी रूम्स का क्या है बच्चों, रूम के अंदर सभी रूम में सेम पेंट है, सेम कलर का फैन है, सेम आपकी विंडोज हैं, सेम डोर्स हैं, सेम नंबर ऑफ लाइट्स है। सब चीज़ें क्या हैं, सभी रूम्स की सेम है। हर रूम में 4-4 दरवाजे हैं। अब कोई आपकी आंखों पे पट्टी बांध के ऐसे आपको दिखाई ना दे, एक रूम से दूसरे रूम में ले जाए, दूसरे से तीसरे में, ऐसे आपको 5-7 मिनट घुमा के और आपको खड़ा कर दे। मान लिया पट्टी बांधने से पहले आपने उस रूम को देखा तो आपने देख लिया था, हाँ भाई इस रूम का ऐसा पेंट का कलर है, इसमें एक फैन है, 4 लाइट्स हैं, 4 इसके अंदर डोर्स हैं। तो जब आप दूसरी जगह जाके जब आपकी आंखों की पट्टी खोलेंगे तो आपको क्या दिखेगा, आप जैसे ही पट्टी खुलेगी आपकी आंखों की तो आपको क्या दिखेगा कि मैं तो उसी रूम में हूँ, क्योंकि आपको उस रूम में आपको पता ही नहीं आप उसी में या दूसरे में हो। आप किस चीज़ से देखोगे कि मैं उसमें हूँ या दूसरे में, आप यही देखोगे कि कहीं कलर चेंज तो नहीं हो गया पेंट का, डोर्स इसमें 3 तो नहीं है, इसमें 2 फैन तो नहीं है, लेकिन क्या है आपको वैसा ही पेंट दिखाई दे रहा है। ऐसे ही 4 डोर्स हैं, ऐसे ही एक फैन है, 4 लाइट्स हैं, तो आप क्या सोचोगे कि मैं तो वहीं पे हूँ, मेरी पोजीशन में चेंज ही नहीं हुआ। तो बच्चों ऐसे ही लैटिस होता है कि जो पॉइंट होता है आपका, इस पॉइंट की जैसी सराउंडिंग है वैसे ही आप लैटिस के अंदर किसी भी पॉइंट को उठा के देख लो, सराउंडिंग आपको सेम मिलेंगी। तो ये आपकी जो क्रिस्टल लैटिस है इसकी डेफिनेशन अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो एक बार और इसको बोल देते हैं, क्रिस्टल लैटिस इज डिफाइंड एज ए रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन 2D एंड 3D। तो 2D भी हो सकता है आपका, 3D भी हो सकता है, इन विच
एवरी पॉइंट हैज सराउंडिंग आइडेंटिकल टू एवरी अदर पॉइंट। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या है, अब ये तो हो गया हमारा लैटिस। लैटिस के बाद बच्चों क्या है, देखो बेसिस। बेसिस क्या होते हैं, द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय एसोसिएटिंग एवरी लैटिस पॉइंट विद एन असेंबली ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स विच आर आइडेंटिकल इन कंपोजिशन, अरेंजमेंट एंड ओरिएंटेशन इज कॉल्ड बेसिस। तो बच्चों देखो ये था आपका लैटिस। लैटिस का मतलब आपके पास ट्रे थी एग को रखने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या जोड़ देंगे हम, बेसिस। बेसिस आपका क्या हो सकता है, मतलब बेसिस को आप अगर जो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं उसके विद रिस्पेक्ट देखो तो बेसिस हो गया आपका एग। और फिजिक्स की टर्म में उस एग को क्या बोलोगे आप, वो कोई एटम हो सकता है, आयन हो सकता है या मॉलिक्यूल हो सकता है। तो उसको रिप्रेजेंट हम मान लिया इससे कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास दोनों जब लैटिस और बेसिस जब ये कंबाइन हो जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो उसको कैसे शो करोगे बच्चे आप, ये आपके पास लैटिस था, ये हमारे पास है, इसके साथ अब हमें क्या कंबाइन करना है, बेसिस। तो ये आपका बेसिस होगा। तो बच्चों लैटिस प्लस बेसिस यानी कि जो ट्रे में एग रखने की जगह थी हमने उस जगह पे अब क्या रख दिया, एग रख दिया है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर आ जाएगा। इसको आप नाम दोगे बेसिस और ये क्या है आपके पास है, लैटिस। तो लैटिस प्लस बेसिस आप क्या कह सकते हो, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। देखो बेसिस को अब आप पढ़ोगे ना, द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय एसोसिएटिंग एवरी लैटिस पॉइंट। हर लैटिस पॉइंट को हम क्या करें, एसोसिएट करें विद एन असेंबली ऑफ एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स। किस हर लैटिस पॉइंट पे हम कोई भी एटम, मॉलिक्यूल या आयन को असेंबल करें which are identical in composition, arrangement and orientation is called basic। जो बच्चे आप यहाँ पे इसके लैटिस पॉइंट के ऊपर आपका जो एटम आके बैठेगा, हम कह सकते हैं ये, तो उसकी जो आपकी कंपोजिशन है, अरेंजमेंट है और ओरिएंटेशन है वो आपकी सेम होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू लैटिस। जैसी आपकी ओरिएंटेशन, अरेंजमेंट लैटिस की है उसी पैटर्न में आप उसके ऊपर एटम रख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके एटम जाके प्लेस होने चाहिए। तो हमें क्या मिल जाएगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो बच्चों देखो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को अगर डिफाइन करना हो तो ये दोनों बातें जोड़ के हमने इसको बता दिया है। द एटॉमिक अरेंजमेंट इन ए क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जो आपकी एटॉमिक अरेंजमेंट है किसी भी क्रिस्टल में उसको हम क्या बोल देंगे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोल देंगे। इसके बाद है बच्चों क्रिस्टल ट्रांसलेशनल वेक्टर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म आपकी। देखो बच्चों इसको देखते हैं। अब बच्चों ये क्या है हमारे पास, अब इसको आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर ही मान के चलो। अब ये मान लो कि ये एटॉमिक अरेंजमेंट है।
अब आपको देखना है कि क्रिस्टल ट्रांसलेशनल वेक्टर क्या होता है। क्रिस्टल ट्रांसलेशनल वेक्टर को बच्चों आप दिखा सकते हो। देखो मानिए ये हमारे पास कोई भी क्रिस्टल है, ये उसका अरेंजमेंट है एटम्स का। इसके अंदर मान लिया किसी भी एक एटम को आप ओरिजिन मान सकते हो, जस्ट फॉर सिर्फ समझने के लिए। मान लिया ये ओरिजिन है, किसी भी समय पे हम यहाँ पे थे इस पोजीशन पे, इस क्रिस्टल के अंदर किसी भी टाइम पे हमारी पोजीशन क्या थी, ये थी। तो इस पॉइंट को इससे क्या कर दो आप, कनेक्ट कर दो। तो इसका पोजीशन वेक्टर आप मान सकते हो क्या है, आर है। अब देखो क्रिस्टल आगे क्या है, ट्रांसलेशनल। तो हमको क्या करना है, इस पॉइंट से इसी क्रिस्टल के अंदर दूसरे पॉइंट पे जाना है, इस पॉइंट से यहां आना है हमें। तो ये आ गए हम इधर इस पॉइंट पे, ट्रांसलेट हो गए हम इस पॉइंट से, पॉइंट 1 से लेकर 2 पे क्या हो गए हम, ट्रांसलेट हो गए, 1 से 2 पे आ गए। अब जो हमारी फाइनल पोजीशन है इसको इससे मिलाओगे तो इसको आप क्या नाम दे सकते हो, आर डैश। ये हमारी इनिशियल पोजीशन थी, ये क्या है, फाइनल पोजीशन है। ये जो हमने लिया पोजीशन वेक्टर आर है, ये क्या आपका आर डैश है, और ये क्या आपका टी। टी क्या है, ट्रांसलेशनल वेक्टर। देखो वो तो प्रैक्टिकली इसको आप, अगर कोई आपसे पूछे कि क्रिस्टल ट्रांसलेशन वेक्टर होता क्या है, इसका मतलब क्या है बच्चों, जब हमारी इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये है, जब हमने इस पोजीशन पे खड़े हो गए, अपने चारों तरफ सराउंडिंग्स को देखा, हमने उसको नोट कर लिया। फिर हमने इस पोजीशन 2 पे आके हमने अपनी चारों तरफ सराउंडिंग को देखा, उसको नोट कर लिया। और हमने क्या पाया कि इस पोजीशन पे आके कि हमारी सराउंडिंग जैसी यहाँ थी वैसी यहाँ है। तो कहने का मतलब अगर क्रिस्टल ट्रांसलेशन वेक्टर आपसे कोई पूछे तो क्या होता है वो, कि जब आप किसी भी पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसलेट होके जाओगे, एक पॉइंट से 2 पॉइंट किसी भी लैटिस के अंदर, तो आपका जो लैटिस स्ट्रक्चर है वो क्या रहे, इनवेरिएंट रहे। यानी कि जो आपकी उसकी सराउंडिंग्स हैं वो आपकी चेंज ना हो, तो हम उसको क्या कह देंगे कि हाँ ये आपका क्रिस्टल ट्रांसलेशनल वेक्टर है। इसको मैथमेटिकली आपको जैसे दिखाना हो तो कैसे दिखा सकते हो बच्चों, टी को क्या लिख सकते हो आप, N1A N2B N3C। ए बी और सी ये क्या आपकी ट्रांसलेशनल वेक्टर्स हैं। N1 N2 N3 क्या आपके इंटीजर्स हैं। N1 N2 N3 इसके अंदर बच्चा आपको क्या बताएंगे कि A के अलोंग हम कितना बड़े, B के अलोंग कितना बड़े और C के अलोंग कितना बड़े। जैसे मान लेते हैं हम ये, क्योंकि ये जो मान के चल रहे हैं क्रिस्टल आपका, हम इसको 3D में मान के चल रहे हैं। तो मान लिया कोई भी आपके पास 3D में एक क्यूब होता है, तो बच्चों इस क्यूब के अंदर आपको पता है ये क्या है आपकी, इसको मान लेते हैं हम एक्स एक्सिस, अगर देखें तो ये क्या है जेड एक्सिस। तो इसके अलोंग जो आप वेक्टर लोगे वो क्या है, ए है, इसके अलोंग क्या है, बी है, ये क्या है, सी। एक्चुअल में क्या है, ये एक्स के अलोंग आपका इंटरसेप्ट क्या है वो कौन बताएगा, ए बताएगा। वाई के अलोंग इंटरसेप्ट बी बताएगा, जेड के अलोंग इंटरसेप्ट आपका सी बताएगा। तो इस तरह से हम 3D में कितना मूव करेंगे, एक्स के अलोंग कितना चलेंगे ये बताएगा, वाई के अलोंग ये टर्म आ जाएगी आपकी, जेड के अलोंग ये वाली। तो क्रिस्टल ट्रांसलेशन वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, कि हम किसी भी क्रिस्टल के अंदर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएं और वहां जाने के बाद आपका जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है वो क्या रहे, इनवेरिएंट रहे, या कह सकते हो कि जो आपकी जो सराउंडिंग है वो इनवेरिएंट रहे। तो आप बोल सकते हो कि वो क्या आपका क्रिस्टल ट्रांसलेशनल वेक्टर, मतलब वही वेक्टर आपका बच्चों, क्रिस्टल ट्रांसलेशनल वेक्टर आपका वही पॉसिबल माना जाएगा जिसके अंदर आपका सिस्टम इनवेरिएंट रहे। अगर चेंज आ गया तो हम उसको नहीं बोल सकते कि ये क्रिस्टल ट्रांसलेशनल वेक्टर है। तो नेसेसरी कंडीशन ये है कि आपका जो सिस्टम है या सराउंडिंग है वो आपकी इनवेरिएंट रहे। ठीक है,
इसके बाद क्या बच्चों, अब ये हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। अब एक दो ये छोटी छोटी बातें लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट, दोबारा से हम स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो बच्चों देखो, पहले क्या आपका यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है आपका, इसको आप ये भी बोल सकते हो बिल्डिंग ब्लॉक सेल बोल सकते हो आप इसको। जैसे ये रूम है, जिस रूम में हम अभी पढ़ रहे हैं, इस रूम की मान लें ये दीवार है बच्चों पूरी। ये दीवार किससे मिलकर बनी है? स्मॉल ब्रिक्स से, छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनी है। तो इस दीवार के अंदर अगर कोई आपसे पूछे यूनिट सेल क्या होगा, तो आप यूनिट सेल क्या बताओगे? आप एक जो सिंगल ब्रिक होगी ना, एक ईंट सिंगल जो है, वो इसका क्या हो जाएगा? यूनिट सेल हो जाएगा। ऐसे ही आपका कोई क्रिस्टल है तो उसका सबसे जो छोटा सेल होगा, स्मॉलेस्ट वॉल्यूम सेल बोल सकते हो या स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक सेल होगा, उसको आप क्या कहोगे? यूनिट सेल कहोगे। दूसरा आपको एक बात का ध्यान रखना है बच्चों, जो यूनिट सेल है वो आपकी रिपीट होनी चाहिए। मतलब क्या है, तो पूरा आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ये नहीं है कि वो उसका कुछ पोर्शन एक तरह का अरेंजमेंट है, कुछ पोर्शन में, नेक्स्ट पोर्शन में अरेंजमेंट दूसरी तरह का हुआ, और ऊपर थर्ड पोर्शन में अलग तरह का। ऐसा नहीं, पूरा जो सिस्टम है आपका, पूरा क्रिस्टल है, उसके अंदर यूनिट सेल का अरेंजमेंट आपका सेम रहेगा। कहने का मतलब क्या है, अगर आपने इस टाइप का यूनिट सेल ले लिया ये, तो आपका पूरा जितना क्रिस्टल है उसके अंदर सभी यूनिट सेल का इस तरह का पैटर्न रहेगा। अगली यूनिट सेल भी आपकी ऐसे ही मिलेगी ये। तो इस तरह से बिल्डिंग ब्लॉक क्यों बोला हमने? एक सेल होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ये चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे करके आपका क्या बन जाएगा पूरा। जरूरी नहीं है कि यूनिट सेल का पैटर्न यही हो, दूसरा भी हो सकता है। मान लिया हम इसको और बढ़ा लें, ये भी बच्चों आपका यूनिट सेल है। लेकिन आपको देखना क्या है, अगर आप अब ये यूनिट सेल है ना, तो पूरा जो आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसमें यूनिट सेल का पैटर्न यही रहेगा। ये नहीं है कि फिर एक जगह ये ले लिया, दूसरी जगह ये ले लिया, ऐसे नहीं लेना। आपको पैटर्न रहेगा सेम। ऐसा है तो पूरा क्रिस्टल आपका इसी पैटर्न पे बनेगा, अगर ऐसा है तो पूरा क्रिस्टल आपका इसी पैटर्न पे चलेगा। तो ये बच्चों आपका था यूनिट सेल। इसके बाद अब प्रिमिटिव सेल और नॉन प्रिमिटिव सेल। तो बच्चों प्रीमिटिव जो सेल होता है उसका आपका जो मेन फीचर है वो क्या है कि प्रीमिटिव सेल के अंदर जो आपके नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो सिर्फ कॉर्नर्स पे होंगे, उसके अंदर सेल के अंदर कोई भी आपका एटम नहीं आएगा। मतलब जैसे अभी हमने बनाया था, ये है कोई यूनिट सेल, ये ले लिया हमने, तो बच्चों देखो इसके अंदर जो आपके नंबर ऑफ एटम है वो कहाँ प्रेजेंट है? सिर्फ कॉर्नर्स पे, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। अगर ये यूनिट सेल लेना तो इसमें भी देखो एक आपका इस कॉर्नर पे है, इस पे है, इस पे है और इस पे। तो प्रीमिटिव सेल जो होता है आपका, उसके अंदर जो आपके नंबर ऑफ एटम्स या जो एटम्स होंगे वो सिर्फ कॉर्नर्स पे होंगे और उसका जो वॉल्यूम होगा वो मिनिमम होगा। लेकिन जो नॉन प्रीमिटिव सेल है बच्चों, उसके अंदर ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि आपका जो एटम है वो कॉर्नर्स पे हो। इसके अंदर क्या है, आपका एटम सेंटर पे भी मिल सकता है, फेस की साइड पे भी मिल सकता है। तो देखो यहाँ बना के देखते हैं हम एक बार नॉन प्रीमिटिव। ये तो क्या आपकी
प्रिमिटिव है, ये भी प्रिमिटिव। अब नॉन प्रिमिटिव हम बच्चों बना के देखते हैं। देखो ये है, मान लिया आप, ए बी सी डी आपकी प्रिमिटिव सेल थी। अब देखो हमने एक और बनाया है सेल ई एफ जी एच। अब इस सेल के अंदर देखो बच्चों, जो आपका एटम है वो देखो इस पॉइंट पे है, इस पे है, इस पे है, इस पे है, और देखो एक ये भी आ गया है बीच में, यहाँ आ गया और यहाँ पे आ गया। तो ये क्या हो जाएगी आपकी नॉन प्रिमिटिव सेल, क्योंकि प्रिमिटिव की कंडीशन क्या है आपकी, एटम सिर्फ आपके कॉर्नर्स पे होने चाहिए, उसके अलावा कहीं भी नहीं होने चाहिए। तो देखो यहाँ 2 एटम और आ गए। और दूसरी बात क्या, जो इसका वॉल्यूम था उससे ये वॉल्यूम भी क्या आपका डबल हो गया। तो ये होता है बच्चों आपका नॉन प्रिमिटिव। अब देखो अगर सेल का ये आप डिवीजन करके देखोगे तो 2 तरह के होंगे बच्चों आपके। ये तो क्या आपका प्रिमिटिव, और ये नॉन प्रिमिटिव। इसका भी आगे आप फर्दर देख सकते हो। जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है आपका, उसका होता है आपका सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर सिर्फ। लेकिन जो नॉन प्रिमिटिव होते हैं, मतलब जिसके अंदर आपके जो एटम्स हैं वो कॉर्नर्स पे भी होंगे और उसके सेल के अंदर भी होंगे। तो इसमें देखो बच्चों आपका ये भी आ जाएगा BCC, FCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। देखो FCC के अंदर क्या होता है, फेस सेंटर्ड। आपके देखो कोई भी क्यूब है, मान लीजिए ये रूम ही है, आप बैठे हो जिसमें, या मैं पढ़ा रहा हूँ जिसमें, इसमें देखो बच्चों सभी कॉर्नर्स पे आपका एक एक एटम है। मान लिया हम FCC लेके चल रहे हैं, ये ले रहे हैं, तो सभी कॉर्नर्स पे तो एक एक एटम होगा। साथ में क्या है, हर फेस के सेंटर पे, जैसे मान लीजिए ये फेस है आपका क्यूब का, तो एक इस फेस के सेंटर पे होगा, यानी कि ये जो दीवार है इसके सेंटर पे एटम होगा। ऐसे ही जो साइड वाली दीवार है इसके सेंटर पे होगा, ऐसे इसके। तो जितने फेस होते हैं आपके क्यूब के 6 फेस होते हैं, सभी 6 फेसिस के सेंटर पे भी एटम होगा। तो प्रिमिटिव में तो कहाँ होता है, सिर्फ कॉर्नर्स पे, तो सिंपल क्यूबिक होता है आपका, तो कोई भी सिंपल क्यूब है। तो नॉन प्रिमिटिव में क्या है बच्चों, आपका फेस के सेंटर में भी आपको एटम मिलेगा। तो ये कंडीशन आपकी फॉलो नहीं होती कि आपका जो एटम है वो सिर्फ कॉर्नर्स पे होना चाहिए। तो इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, नॉन प्रिमिटिव सेल। तो बच्चों इसको आप नोट डाउन कर लो और अच्छे से पढ़ना। थैंक यू।